आज हम लोग बात करने वाले बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का चैप्टर 12 का हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन आंसर कर रहे थे। भाग 2 तक बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिए थे। ये भाग 3 है। अगर भाग 2 तक नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, प्लेलिस्ट वहां देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अब समझिए ये भाग 3 है। ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन क्या है। आप क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा और इसका जो नोट्स आप लोग बनाते रहिएगा। तो चलिए क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन क्या है, चंद्रगुप्त द्वितीय के उपलब्धियों को बताएं। या ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, चंद्रगुप्त द्वितीय के जीवन एवं प्रशासनिक इकाइयों के बारे में चर्चा कीजिए। चंद्रगुप्त द्वितीय के संबंध में कोई सा भी क्वेश्चन हो, उनके प्रशासन के बारे में चर्चा करने के लिए हो, जीवन की उपलब्धियों के बारे में चर्चा करने के लिए हो, या कोई सा भी हो आप, या उनके साम्राज्य विस्तार के बारे में हो, ये कोई भी क्वेश्चन हो, समझ लीजिए आंसर ऐसे ही लिखा जाएगा। अब देखिए अगर प्रशासन के बारे में केवल कहा जाए तो सिर्फ प्रशासन के बारे में नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि आंसर जो लिखना होता है 14 से 15 पेज में लिखना होता है। 14 से 15 पेज में थोड़ा सा भी लिख सकते हैं, इतना जो बताया इतना में भी नहीं लिख सकते। हम इतना इसलिए बताते हैं ना कि बोर्ड पर और ज्यादा तो लिख नहीं सकते हैं, बस हम समझा सकते हैं कि आप कैसे लिखेंगे, और बाकी आप ही लोगों को लिखना होता है। बहुत ज्यादा लिखना तो इससे बहुत ज्यादा होता है, बस हम समझा देते हैं और आप लोगों को याद करवा देते हैं। तो आपको अगर प्रशासन के बारे में आए लिखने के लिए या उनको उपलब्धियों के बारे में आए तो ये सब कुछ लिखेंगे। समझ में आ गया? चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन ये आप लोग लिख लीजिए और इसके बाद ये आंसर लिखना भी शुरू कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग पता है इंट्रोडक्शन लिखा जाता है, कैसे लिखेंगे? चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश का एक प्रतापी शासक था। यहाँ पर लिख सकते हैं कुशल योद्धा एवं प्रतापी शासक भी लिख सकते हैं। कुशल योद्धा एवं प्रतापी शासक था। इसने राजा बनने के बाद शकों का नाश किया। राजा बनने के बाद शकों का नाश किया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। यहाँ पर किया लिख दिया है, विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया। ऐसे भी हो सकता है किया, धारण किया, ये लिख लिए। और इसके बारे में और भी बहुत कुछ लिख सकते हैं कि इसने शकों का कैसे नाश किया, कौन से मतलब अंतिम राजा जो रुद्र सिंह तृतीय थे उससे लड़े था ना। ये विक्रमादित्य ने किससे अंतिम जो शकों का राजा रुद्र सिंह तृतीय था उसको खत्म करके शकों को क्या किया था, खत्म किया था। और इसके बारे में कहानी भी विस्तार से पढ़ाए। गुप्त वंश के बारे में जब पढ़ा रहे थे इसके बारे में कहानी भी बहुत विस्तार से पढ़ाए थे। तो अगर नहीं देखा है गुप्त वंश तो लिंक डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट वहां देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, उसमें बहुत अच्छा इसके बारे में बताए हैं। अब इसके थोड़ा सा साम्राज्य विस्तार के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे अब साम्राज्य विस्तार, लिखकर अंडरलाइन करेंगे। उसके बाद अब लिखना शुरू करेंगे। क्या लिखेंगे? चंद्रगुप्त द्वितीय ने वैवाहिक संबंध और विजय दोनों तरह से अपना साम्राज्य विस्तार किया। यानी ये राजा बनते ही अपना साम्राज्य विस्तार के बारे में सोचा। इसने राजा बनते ही क्या सोचा? साम्राज्य विस्तार के बारे में सोचा। और साम्राज्य विस्तार के बारे में सोचा, ये दोनों तरह से साम्राज्य विस्तार किया। कैसे? अब वैवाहिक संबंध बनाकर भी और विजय यानी लड़ाई उड़ाई कर भी, जहां से हो सकता था युद्ध कर, जहां से शादी वाला बात हो सकता था शादी वाला, जहां से युद्ध करने वाला हो सकता युद्ध वाला। ये बहुत अच्छा हम चैप्टर में पढ़ा है। जैसे हो सकता था बस अपना साम्राज्य विस्तार क्या करना है। अब आप क्या कर सकते हैं, इसका एक मैप भी बना सकते हैं। भारत का एक मैप बना लीजिएगा। क्या कीजिएगा? भारत के मैप, एक अच्छा भारत का मैप क्या कीजिएगा? बना लीजिएगा। और कमेंट में ये लिखकर हमको बताइए कि गुप्तों की जो राजधानी थी वो कहाँ थी, गुप्त वंश की राजधानी कहाँ थी। यहाँ पर भारत का मैप बना सकते हैं, ध्यान रखिएगा, भारत का मैप बना लीजिएगा। और उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। विस्तार किया और आप कमेंट में लिखकर ये जरूर बताइए गुप्त वंश की राजधानी कहाँ थी। और उसके बाद इसने नाग राजकुमारी कुबेर नागा के साथ विवाह करके नागवंश से संबंध स्थापित किया। इसने किससे शादी करके? जो नाग राजकुमारी थी कुबेर नागा, उससे शादी करके और इसने नागवंश के साथ अपना संबंध स्थापित किया, अपना साम्राज्य विस्तार क्या किया। ये समझ लीजिए किसी के साथ शादी, ये कौनों राज्य के जो राजकुमारी थी उस शादी कर लेता था। ये बस इसको था कि अपना साम्राज्य विस्तार होना चाहिए, चाहे लड़ाई से हो, शादी करके हो, जैसे हो सके वो साम्राज्य विस्तार करना है बस। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका थोड़ा सा प्रशासनिक इकाई, तो इसके बाद संबंध स्थापित किया। उसके नीचे लिखेंगे इसकी प्रशासनिक व्यवस्था काफी कुशल थी। इसकी प्रशासनिक व्यवस्था काफी कुशल थी और काफी सुव्यवस्थित थी। अब इसके प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे, बस उसके बाद ये सब लिखते जाइए, चर्चा करेंगे। और लिख के नीचे प्रशासनिक व्यवस्था, या ऐसे भी लिखेंगे इसके प्रशासनिक व्यवस्था कई भागों में बटा हुआ था जो कि निम्न है।
बस लिखकर उसके बाद प्रशासनिक व्यवस्था लिखेंगे और ऐसे डायग्राम बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे। उसके बाद सबसे लिखेंगे महाबलाधिकृत। अब ये महाबलाधिकृत कौन होता था, यहाँ पर सेनापति लिखेंगे, सेनापति या महाबलाधिकृत लिखकर और अंडरलाइन करके इसको, और इसमें यहीं पर ज्यादा नहीं, इसको कॉपी के साइड में लिख दीजिएगा और इसको यहीं पर एक लाइन में क्या लिख दीजिएगा, यह सेनापति होता था, बस यह सेनापति होता था। उसके बाद संधि विग्राहक, रण भंडारक, ये सब बहुत अच्छा से हम लोग क्या किए बताएं। अब संधि विग्राहक में क्या लिखिएगा, संधि विग्राहक कौन था, रण भंडारक कौन था, संधि विग्राहक कौन था, संधि विग्राहक युद्ध का जो मंत्री था, युद्ध और शांति का मंत्री संधि विग्राहक होता था। युद्ध का कि मतलब युद्ध किससे करना है, क्या करना है, कैसे युद्ध में रणनीति बनाया जाए, क्या किया जाए, राजा से सब यही चर्चा करता था। रण भंडारक यानी कि हथियारों का जो भंडार में जो रहने वाला होता था वो रण भंडारक। कुमारा मात्य कौन, जो सर्वोच्च अधिकारी होता था वो कुमारा मात्य होता था। महादंड नायक सर्वोच्च जो न्याय का अधिकारी होता था वो महादंड नायक। ये सब लिख दीजिएगा। उसके बाद लिखिएगा इसके कुशल प्रशासन और नीति नियम और इतने अच्छे राज्य चलाने के पीछे कई और विद्वानों का हाथ था। जो इसके दरबार में नवरत्न थे वो काफी इसके प्रशासन चलाने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। इतना लिखकर और नवरत्न नीचे लिखिएगा, नवरत्न और नवरत्न के बारे में आप लिख दीजिएगा। अब यहाँ पर जगह नहीं इसलिए हम नहीं लिख पाए। हम जब चैप्टर पढ़ा रहे थे तो चैप्टर में बहुत अच्छे से नवरत्न के बारे में बताते कौन कौन थे, ये सब के बारे में पूरे डिटेल में हम बताए हैं। तो अगर नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं चैप्टर भी। तो ये नवरत्न के बारे में लिख लेंगे। उसके बाद लिखेंगे नीचे नवरत्न के बारे में लिखेंगे इसमें कई प्रकार के सिक्के चलाए, जिसमें से प्रमुख सिक्के हैं, लिख लिए, जिसमें प्रमुख सिक्के हैं। अब सिक्का अश्वरोही सिक्का, ये कह सकते हैं छत्र प्रकार का सिक्का, ये भी हो सकता है। राजा रानी सिक्का, चक्र विक्रम सिक्का। अब सब आपको याद नहीं रहेगा परीक्षा में, देखिए कौन कौन याद रहेगा। अश्वरोही यानी घोड़ा वाला सिक्का बढ़िया चला जाता है। ये छत्र प्रकार का सिक्का, ये अपने देखिए। और एक बात, ये अपने नीचे वाले राजाओं को कंट्रोल में ठीक ठाक रखता था और उसके बाद मतलब छत्र प्रकार का सिक्का चलाता था। और ये राजा रानी वाला सिक्का ये तो याद रहेगा। और चक्र विक्रम वाला सिक्का, जब युद्ध जीतता था तो चक्र विक्रम वाला सिक्का चलाता था। जहां जहां युद्ध जीता ना वहां ये सिक्का चलाया। अब इसके सामाजिक एवं आर्थिक जीवन लिखकर अंडरलाइन करेंगे। अब लिखेंगे इसके समय सामाजिक और आर्थिक, लोगों की सामाजिक और आर्थिक जीवन काफी व्यवस्थित ढंग से था और बहुत ही अच्छा था। इसका वर्णन चीनी यात्री फरिहान द्वारा किया गया, क्योंकि इसके दरबार में ही चीनी यात्री फरिहान आया था, जो ये वर्णन करता है कि भारत में लोगों का सामाजिक स्थिति और आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छा है। लोग अपने घरों में ताला नहीं बंद करते हैं क्योंकि उनको चोरी का कोई भय नहीं है। लोग न्यायालय भी नहीं जाते हैं और सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं और बहुत ही खुशहाल और उन्नत जीवन व्यक्त करते हैं। और वहां पर ये सब लिखते जाएंगे। और वहां पर नदी, पहाड़, झरने बहुत ही अच्छा है और मौसम भी बहुत अच्छा होता है। बस इतना लिख लिए उसके बारे में। किसके बारे में? ये आर्थिक और सामाजिक जीवन के बारे में। और न्याय के बारे में लिखना है तो लिख सकते हैं न्याय, क्योंकि न्याय व्यवस्था बहुत ही बढ़िया था। इसका ध्यान रखिएगा। न्याय व्यवस्था देखिए हम जितना बता रहे हैं इतना ही नहीं लिखना है। आप पढ़े होंगे तो इससे ज्यादा भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि हम पढ़ाए हैं उसमें और ज्यादा भी लिख सकते हैं। बोर्ड पर इतना ही लिख सकते हैं हम, जितना समझाना होगा, क्योंकि आपको समझा ही सकते हैं, याद करवा सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। अब लिखना तो खुद आप ही को होता है। परीक्षा में कौन लिखेगा? आप ही लिखेंगे ना, ये सब याद रहेगा। तो न्याय इसमें लिखेंगे, न्याय लिखकर अंडरलाइन करेंगे। न्याय व्यवस्था इसके समय बहुत ही व्यवस्थित और उन्नत ढंग से था। पहली बात की न्यायालय लोगों को कम ही जाना पड़ता। दूसरा बात इसमें आप लिखेंगे, पहली बात, दूसरा बात मत लिखिएगा, हम तो समझा रहे हैं कि न्यायालय कम ही जाना पड़ता, जाना भी पड़ता तो न्याय बहुत बढ़िया था। इसके समय न्याय बहुत ही व्यवस्थित ढंग से था और बहुत ही उन्नत था, जिसके कारण और कड़े दंड के कड़े प्रावधान थे, जिसके कारण लोग अपराध करने से डरते थे और अपराधियों की संख्या बहुत ही कम हो गई थी। और यह न्याय के लिए प्रसिद्ध राजा था। इतना लिख लिए, न्याय के लिए क्या था? प्रसिद्ध राजा था। और इसके बारे में देखिए, अब यहाँ पर निष्कर्ष लिखना बहुत जरूरी होता है। निष्कर्ष लिखने के मेन यहाँ पर इंट्रोडक्शन और निष्कर्ष मेन होता है। तो क्या लिखेंगे? विक्रमादित्य एक कुशल और साम्राज्यवादी राजा था। यह अपने वंश में लिखेंगे, यह गुप्त वंश में साम्राज्यवादी राजाओं में से एक था।
इसने अपने साम्राज्य का काफी विस्तार किया और अपने क्षेत्र में अपने अधिकार क्षेत्र में काफी उन्नत न्याय व्यवस्था को लागू किया और अपने प्रशासनिक इकाइयों को भी काफी सुदृढ़ किया। और सबसे बेहतरीन बात, इसके दरबार में नवरत्न थे, जिसमें से प्रमुख कालिदास और आर्यभट्ट थे, जो कि बहुत ही विद्वान थे। बस खत्म हो गया इसके बारे में, लिख तो लिए, हो तो गया, बस यही। और इसमें अभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, अभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जैसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन का क्लास खत्म हो जाएगा, शायद और एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बचेगा इसके बाद में। जैसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन का क्लास खत्म हो जाएगा, हम इसका मॉडल सेट भेज देंगे और पेपर 2 ही भी स्टार्ट कर देंगे। तो हम लोग तो बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। इसमें आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हम लोग तो समझ में आ गया हो।